Hello class, good morning. My name is Ankit Kumar and I welcome you all in our YouTube platform channel. जैसा कि आपको पता है हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है यहाँ पे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यू। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने लक्ष्मीकांत को हम ले गया है और लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी है उसको एक समराइज वे में हम छोटे छोटे वीडियो में बाय पार्ट में हम उसको यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर कर लिया है। ये हमारा इस सेशन का लक्ष्मीकांत वाला जो है उसका तीसरा लेक्चर है। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं किसकी, तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। देखो, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, इनफैक्ट आज़ाद होने से पहले की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को अपनी जान देनी पड़ी, ठीक है। और जब हम आज़ाद अगर होंगे तो सपोज कीजिए कि आज़ाद होने के बाद जब एक देश कंट्री सॉवरेन बनता है तो उसको चलाने के लिए भी तो एक रूल चाहिए, एक रूल बुक चाहिए। तो उसी रूल बुक को बनाने का जो प्रोसेस था आज हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको पहले ना थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ, आप यहाँ पे समझो कि हमने कैसे स्टार्ट किया था। तो हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट आया था 1919 का। इस एक्ट के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे हुआ क्या था, तो वर्ल्ड वॉर 1 जो था, वर्ल्ड वॉर 1 की अगर बात करें तो वो ओवर हो चुका था। और जब वर्ल्ड वॉर 1 ओवर हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट हुआ और उसकी वजह से उन्हें ये लगने लगा कि अब देखो इंडिया या जितने भी उनके ऐसे जहाँ पे वो रूल करते थे तो उन्हें लगा एक एक करके अब हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ख़राब हो चुकी थी, बहुत बुरी कंडीशंस हो गई थी। तो पहली बार हमने देखा था 1919 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई थी, ठीक है। अगर आप 1919 की एक्ट की बात करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड की गई थी। किसकी? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के। और इसके बाद आप क्या देखते हो कि यहाँ पे अब हमें ऑटोनॉमी तो नहीं मिलती, लेकिन हम 2 चीज़ देखते हैं। पहला क्या देखेंगे, बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे, जिसमें सेंटर के अंदर 2 हाउसेस बनाए गए। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या देखा, डायरकी वाला देखा कॉन्सेप्ट। डायरकी में बेसिकली क्या होता है कि रूल ऑफ 2, मतलब डायरकी के अंदर 2 लोगों का शासन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चूंकि वर्ल्ड वॉर के अंदर काफ़ी लॉसेस हुई तो इंग्लिश मैन को भी लगा कि अब हमें ना कहीं कि इंडिया को आज़ाद करके बढ़ना चाहिए। तो 1919 में अपने पहली बार देखा था कि इनिशिएटिव लिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें 1919 के बाद तो आपको 1927 याद होगा। और 1927 में एक आपको यहाँ पे कमीशन बैठेगी जिसका क्या नाम होगा, साइमन कमीशन। ऑल वाइट मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो जब हम साइमन कमीशन की बात करते हैं तो साइमन कमीशन बेसिकली इसीलिए आया था इंडिया के अंदर कि क्या जो हमारा इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए तैयार है या नहीं है। इसी चीज़ को देखने के लिए, परखने के लिए आप क्या देखोगे कि साइमन कमीशन का फॉर्मेशन होता है। और इसी साइमन कमीशन का रिजल्ट क्या था कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिले थे। क्या देखने को मिले थे? तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आपको देखने को मिले थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हमने क्या देखा कि इसके बाद आ गया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम क्या बोलते हैं, तो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1947 में, और जब तक हमारा संविधान फोर्स में नहीं आया था तो बेसिकली उस समय हम क्या कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही हम वहाँ पे फॉलो कर रहे थे। देखो क्या है ना कि टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है अंग्रेजों को भी ये रियलाइज होता है कि अब उनका दाना पानी यहाँ से उठने वाला है। तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे कि चाहते हैं कि इंडिया को जल्दी से जल्दी आज़ाद करके यहाँ से हम चले जाए, ठीक है। इसके बाद आपको दिखेगा 1940 का अगस्त ऑफर। और इस अगस्त ऑफर के अंदर ये बोला गया था कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, जिसके खिलाफ गांधी जी खड़े हो गए और उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था। और ये 1940 का ये वो फेज है जहाँ पे आप देखते हो वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब चूंकि अंग्रेजों को फिर से इंडियंस की हेल्प चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे ना, दोनों वर्ल्ड वॉर के बाद इतने ज़्यादा उनके रेवेन्यू लॉसेस हुए,
वो इतने परेशान हो गए कि वो खुद एक होम वॉर से जूझने लगे, और यही वजह है कि उन्होंने इंडिया को भी जल्दी जल्दी आज़ाद करके ये इंडिया से चले भी गए। और आप एक चीज़ समझिए, माउंटबेटन प्लान जब बैठा तो हमें ये भी टाइम नहीं दिया गया था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, कुछ कीजिए। उन्होंने में डोमिनियन पावर देके यहाँ से वो कट लिए थे सडनली, ठीक है। 1946 में हमने देखा फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान बैठता है, और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के बैठने के बाद हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो हमने यहाँ पे इंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, तो इंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो 1935 का एक्ट था प्लस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है, ये दोनों मिलके ही इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कमांड करेंगे। कब तक? जब 26 जनवरी 1950 को हमारा नया संविधान इनफोर्स जब तक नहीं हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के कहने पे आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था दिसंबर 9, 1946। देखो ये वो डेट है जिस डेट पे हमने देखा कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक होती है, और इस बैठक में ये बात की जाती है कि हमें इंडिया के लिए अपना एक संविधान बनाना चाहिए, ठीक है। क्या कहता है? द ओनली वे द सेल्फ डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट कुड बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का एक ही मकसद था कि जो इंडियन पीपल है, इंडियन पीपल के ऊपर जो रूल करना है या जो गवर्न करने के लिए जो लॉ बनाए जाएंगे, वो बनाने वाले कौन होने चाहिए? तो बनाने वाले भी इंडियन ही होने चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमें क्यों जरूरत पड़ी, कब बना, ये तो आपको यहाँ से एक आइडिया थोड़ा सा तो आ ही गया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही ये चीज़ माना गया था कि जब तक हमारा संविधान फोर्स में नहीं आ जाएगा, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही एज अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं हिस्टोरिक बैकग्राउंड की, कब कब हमने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। सबसे पहले हमने कब डिमांड की थी? तो हम अगर बात करें 1934 की, तो 1934 में आपको सबसे पहली बार देखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया गया था एमएन रॉय जी के द्वारा। देखो एमएन रॉय जी जो है एक मार्क्सिस्ट, एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर थे। सबसे पहले 1934 में इन्होंने ही बोला था कि इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि इंडियंस के द्वारा ही बना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिस समय आता है, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ये डिमांड करती है कि बिल्कुल सही है, एम एन रॉय जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया उससे एग्री करते हैं हम, और हमारे इंडिया के लिए एक संविधान बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है ना, तो इसको फ्रेम करने का पहला डिमांड किसके द्वारा किया गया था? तो आईएनसी के द्वारा किया गया था। अब इस पॉइंट को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आइडिया किसके द्वारा दिया गया था। तो आइडिया एम एन रॉय जी के द्वारा दिया गया था। कब? 1934 में पहली बार आइडिया दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये कहना था कि नहीं, अब हमें चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आप देखते हो 1935 का एक्ट आता है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे फिर देखिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट दिया, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम करेगा, ये जो भी गवर्निंग बॉडी होगी इंडिया की, उसको बनाने वाला, फ्रेम करने वाला कौन होगा? तो इंडियंस ही होंगे, ठीक है। आउटसाइडर इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए हमें। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में ये चीज बोल दिया था, और उन्होंने बोला था कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, जिसके अनुसार अभी आप वोट करते हो एमपी, एमएलए या लोकल बॉडीज के लिए, तो इन्होंने यही बोला था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन होगा वो इलेक्शन के बेसिस पे होगा, इलेक्टेड लोग होंगे, ठीक है। और वो इलेक्शन कैसे होगा? तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के बेसिस पे होगा। हालांकि तब ये 21 साल हुआ करते थे, हालांकि अब 18 साल है, लेकिन पहले ये 21 साल इसको माना जाता था, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमने आपको बताया था कि अगस्त ऑफर दिया गया था 1940 के अंदर। अगस्त ऑफर के अंदर क्या किया गया कि बोला कि आप हमें वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सपोर्ट कीजिए और हम क्या करेंगे, आपको एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो इसको पूरे कंट्री ने ही इसके अगेंस्ट खड़ा हो गया, पूरे देश ने इसको नकार दिया। और गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया था कि उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके बाद क्रिप्स मिशन प्लान आया 1942 के अंदर, ये भी फेल हो गया। फाइनली आप क्या देखोगे कि कैबिनेट मिशन प्लान आता है और इसने क्या बोला था कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, एक पाकिस्तान के लिए और एक इंडिया के लिए। तो इसके इस प्रपोजल को भी हालांकि वहां पे क्या कर दिया गया कि रिजेक्ट कर दिया गया। फाइनली यहाँ पे दोबारा से उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए। और जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात हुई तो जो इलेक्शन वाला जो 1938 में आपने देखा था, जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्सेप्ट दिया था कि इलेक्टेड मेंबर्स ही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट बनेंगे। तो यही वजह है कि जो आप फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखते हो, यहाँ पे आपको इलेक्टेड मेंबर्स ही दिखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कंपोजिशन की अगर बात कीजिए तो कंपोजिशन का मैंने क्या बोला आपको कि 2 तरह के इलेक्शन वहां पे हुए थे, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शंस आपको कहां पे दिखे थे, जहां पे प्रिंसली स्टेट्स नहीं थे। मेजोरिटी ऑफ जो इंडिया था वहां पे आपको डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिला। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पे वहां पे क्या हुआ, वहां पे इलेक्शन हुआ था और वहां से लोग चुने गए। और दूसरा क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट इलेक्शन आपको कहां पे दिखा, तो जहां पे प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे तो उनको बोला गया कि आप अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स को हमारे पास भेज दीजिए। ठीक है, और इस इलेक्शन की अगर बात करेंगे तो इस इलेक्शन को आप अगर देखो यहाँ पे तो टोटल देखो 389 सीट्स वहां पे आपको दिए गए थे। क्योंकि ये सीट्स देखो ना, एक्चुअली क्या था कि 10 लाख पीपल के ऊपर आपको एक सीट दिया गया था। ठीक है, तो 10 लाख पीपल्स के ऊपर आपको एक सीट दिया गया। टोटल 389 सीट्स आपको इंडिया के अंदर दिया गया, जिसके अंदर क्या बोला गया कि जो ब्रिटिश इंडिया है वहां से 296 सीट्स आएंगे, इसके डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। और जो प्रिंसली स्टेट्स है वहां से क्या होंगे, 93 सीट्स आएंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे चले, इसी में देखिए और चीजें, तो जो गवर्नर प्रोविंस थे, तो गवर्नर्स के जो प्रोविंस थे उससे कितने दिखेंगे, तो 292 सीट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। और 4 सीट कहाँ पे दिखेंगे, तो 4 सीट आपको कहाँ से दिखेंगे, तो 4 बड़े बड़े प्रोविंस जो उस समय थे, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, ये सब जो 4 बड़े बड़े प्रोविंस आपको दिखते हैं, तो इन 4 प्रोविंसों से एक एक यहाँ पे होना है और 292 कहाँ पे होंगे, तो 11 जो गवर्नर्स के प्रोविंस थे ये यहाँ से आपको दिखते हैं। ठीक है, अब एक बार हम आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या क्या हुआ इसके अंदर डेवलपमेंट। देखो सीट्स जो एलोकेट किया गया था, सीट्स देखो 2-3 कैटेगरी में एलोकेट किया गया। जितने हिंदूज थे उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा गया था। इसके साथ साथ अगर देखोगे तो कम्युनिटी लाइक मुस्लिम, सिख एंड जनरल, मुस्लिम्स को अलग रिप्रेजेंटेटिव दिया गया था। अगर आपको 1909 का एक्ट याद हो तो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया अलग से, सिख को दिया गया। और इसके बाद के जितने भी पॉपुलेशंस थे, चाहे वो हिंदू थे, बौद्ध थे, जैन थे, उनको क्या करा गया कि उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा गया। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि पहली बार वोटिंग आपको यहाँ पे दिखाई देती है। और जब वोटिंग होता है तो उस वोटिंग में आप क्या देखोगे, 1 मिनट में यहीं पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि जो पहली बार जब वोटिंग होगी तो वोटिंग में क्या देखोगे कि कांग्रेस जो था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको करीब करीब 208 सीट मिलते हैं। जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग को करीब करीब 75 सीट्स मिलते हैं। ठीक है, और जो अदर्स थे, मतलब लाइक अदर्स वाले कुछ इंडिविजुअल भी खड़े हो जाते हैं ना, तो अदर्स को कितने, करीब 15 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब फर्स्ट सेशन हुआ
तो मुस्लिम लीग को, जिन्ना को लगा कि कहीं ना कहीं जो है उनके साथ यहाँ पे गलत हो रहा है, तो जिन्ना बाइकआउट कर देंगे। इसीलिए क्या होगा कि मुस्लिम लीग आपको फर्स्ट असेंबली के अंदर नहीं दिखेगा। जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसके अंदर आपको मोहम्मद अली जिन्ना नहीं दिखेंगे। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था। और ये जो अदर मेंबर्स थे, इसमें से भी सिर्फ 3 मेंबर ही आपको दिखेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट काउंसिल की बात करूं, फर्स्ट मीटिंग की बात करूं ना, तो सिर्फ 211 मेंबर्स ने ही वहां पे पार्टिसिपेट किया था। ओके, अब एक बार देख लेते हैं डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कैसे कैसे चला। तो देखो, आपको पता है कैबिनेट मिशन प्लान मई में आई थी, इसके बाद इलेक्शन वगैरह हुए। फिर आगे चलते हैं, इसी को देखते हैं। तो 9 दिसंबर को क्या होता है, 1946 को पहली मीटिंग होती है। और इस पहली मीटिंग में कितने लोग होंगे, तो 211 लोग आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 11 दिसंबर 1946, दिसंबर 11 1946 को आप क्या देखोगे कि राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। इसके साथ साथ हरेंद्र घूमर मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमचारी को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। कब किया जाता है, तो दिसंबर 11 1946 को। साथ साथ अगर देखें तो लीगल एडवाइजर के रूप में BN राव को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद अगर हम इसी डेट में आगे चले तो जो हमारा प्रियम्बल है, देखो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम्ड नहीं था, ये एक नॉन फ्रेम्ड है। ऐसा नहीं था कि पहले से हमें एक आइडिया था कि हमें एक प्रियम्बल बनाना है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रियम्बल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये समझाया था कि पहले इंसान आता है फिर उसकी आइडेंटिटी आती है। उसी तरह पहले संविधान आया फिर उसकी आइडेंटिटी आई, तो वो बना प्रियम्बल, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू आते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के साथ, और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे चल के आपका क्या बनेगा, प्रियम्बल बनेगा। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर क्या था कि फिलॉसफीज जो हमारे इंडिया के थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक फिलॉसफिकल वे के अंदर लिखा गया था। इसके अंदर आपको ये दिखेंगे कि आइडियाज ऑफ जो हमारे मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनके आइडियाज दिखेंगे, उनके थॉट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। फाइनली इसके बाद क्या होता है कि दिसंबर, यहाँ के बाद आप देखते हो कि फिर ये टेंशन जो है ना ये बढ़ता ही चला जाता है। एक तरफ जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि वेरियस कमिटीज बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी, उसके चेयरमैन बनाए जाएंगे आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और फिर हम क्या करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये वो टाइम है जब इंडिया को आज़ादी भी मिल रही थी। इस टाइम पे क्या हुआ कि सडनली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि 1948 तक हमें इंडिया को खाली करके यहाँ से वापस चले जाना है, ठीक है। तो अब चूंकि सडनली, अभी तक एक चीज समझिए, हम क्या बोल रहे थे, हमें आज़ादी चाहिए, हमें अपना संविधान चाहिए। लेकिन जो ही ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बोला कि आप ठीक है आज़ादी भी ले लो, संविधान भी बना लो, हमारी हालत खराब हो गई सडनली। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई संविधान नहीं था, कोई गवर्निंग बॉडी थी ही नहीं जिससे हम गवर्न कर सके इस देश को। तो फाइनली हमने कुछ टाइम मांगा उनसे, और धीरे धीरे हमने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया। अगर आप देखोगे तो 22 जनवरी 1947 की अगर हम बात करें तो जो रिजोल्यूशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके, इसको क्या हुआ था, अनैनिमसली एडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। और इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो फिर आगे क्या होगा, जुलाई 1947, देखो ये वो टाइम है जहां पे ये बोला गया था कि अब जो है जल्दी से जल्दी आज़ाद करके हमें यहाँ से चले जाना है। तो जब जुलाई 1947 में एक्ट आया तो उसी एक्ट के बाद क्या हुआ था कि इंडिया के अंदर 2 डोमिनियन बनाए गए, एक डोमिनियन ऑफ इंडिया बनाया गया, एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। आपको माउंटबेटन प्लान याद है ना कि चूंकि इंडिया का बंटवारा हो नहीं रहा था, मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान चाहिए, और यहाँ गांधी जी अड़े हुए थे कि हम बंटवारा होने नहीं देंगे। फाइनली माउंटबेटन आएंगे और वो एक यहाँ पे बंटवारे को लेके
इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग सेपरेट करने का एक प्लान लेके आते हैं। फाइनली उस प्लान को हम मान लेंगे और 14 अगस्त की नाइट में पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा। वहाँ के गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। इसी के साथ साथ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, और इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो बहुत बार ऐसा हुआ कि ड्राफ्ट बनी, उस ड्राफ्ट को पढ़ा गया। अगर हम देखें तो अक्टूबर 1947 से लेके फरवरी 1948 तक क्या किया गया था कि डिलीवरेशन इन ड्राफ्टिंग कमेटी एंड रिजल्टेंट ड्राफ्ट कमीशन, ड्राफ्टिंग कमेटी प्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फरवरी 21, 1948। और उस समय क्या था कि 315 आर्टिकल्स हमने ऐड किया था और 8 स्केड्यूल ऐड किया था। ठीक है, देखो 21 फरवरी 1948 को जो पहला ड्राफ्ट हमने देखा कि जो पब्लिश हुआ था उसके अंदर टोटल 315 आर्टिकल्स थे एंड 8 स्केड्यूल आपको देखने को मिलेंगे। फिर कई बार हमने उस ड्राफ्ट को हमने ओपन कर दिया पब्लिक के सजेशन के लिए कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको ये ना लगे कि उनको कोई भी यहाँ पे पावर्स नहीं दिए गए हैं, उनको भी पावर है, राइट्स है खुद के लिए लॉ बनाने का। तो ओपन ड्राफ्ट कर दिया गया कि आप सजेशंस यहाँ पे दे सकते हैं। मल्टीपल टाइम सजेशंस आए, मल्टीपल टाइम्स ड्राफ्ट्स को बार बार पढ़ा गया, बार बार प्रेजेंट किया गया और इसके बाद आप फाइनली क्या देखोगे कि 26, देखो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि मल्टीपल टाइम्स जो पढ़ा गया इस ड्राफ्ट को, तो पहली बार 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक पहली बार ड्राफ्ट को पढ़ा गया, इसके बाद ओपन कर दिया गया। दूसरी बार फिर सजेशंस आए, उसको हमने फिर से ऐड किया, फिर हमने उसको क्या किया, पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया कि देखिए इस बार जो हमने संविधान बनाई क्या आपके लिए ये रीजनेबल है, क्या आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है। तो दोबारा फिर हमने क्या किया, 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 के बीच में हमने क्या किया, सेकेंड रीडिंग किया और इसी के बीच में डिस्कशन भी किया, जो सजेशंस आए उसको ऐड भी किया। ठीक है, इसके बाद देखिए मई 1949 के अंदर क्या होता है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो है इंडिया के मेंबरशिप को उसमें रिवाइव करता है, मतलब इंडिया को कॉमनवेल्थ नेशंस का यहाँ पे दर्जा मिल जाएगा। कब, मई 1949 में। ठीक है, इसके बाद अगर आगे चले तो फिर हम देखते हैं थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग कब होगी, तो 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और जिस दिन ये थर्ड रीडिंग कंप्लीट होती है ना 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन हम क्या करते हैं, हमारे संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम एडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कब हम एडॉप्ट करेंगे, तो 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमने पास कर दिया फाइनली एंड हमने इसे एज ए कॉन्स्टिट्यूशन हमने एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, चूंकि एडॉप्ट करना और इन्फोर्स करना ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, तो फिर अब हमें इसको इन्फोर्स भी करना चाहता, तो हम एक सूटेबल डेट ढूंढ रहे थे कि हम किस दिन उसको इन्फोर्स करें। फाइनली अगर आपको याद हो लाहौर सेशन, जिसमें क्या हुआ था कि लाहौर सेशन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू रिवर रावी के बैंक पे जाते हैं और वहां पे पूर्ण स्वराज का डिमांड करते हैं, अगर आपको याद हो तो फिर फाइनली क्या होता है कि जब पूर्ण स्वराज का हम डिमांड करते हैं तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हम क्या करते हैं कि फाइनली अपने संविधान को फोर्स में ले आते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, 24 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान फोर्स में आता है, इससे 2 दिन पहले हमने क्या किया था, तो हमने क्या किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमने डिक्लेयर कर दिया था वहां पे। ठीक है, इसके साथ साथ जो नेशनल एंथम जो जनगण मन आप गाते हो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, और जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था ये, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं यहाँ पे
एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फाइनली हमने क्या देखा कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान फाइनली बन के तैयार हो जाता है। इंडियन के द्वारा इंडियंस के लिए बनाया गया एक संविधान। जैसा कि नेहरू जी का सपना था 1938 में, उन्होंने ये बोला था कि जो संविधान बनेगा 1938 में, अगर आपको याद हो तो नेहरू जी ने क्या बोला था कि जो भी संविधान बनेगा वो इंडियंस के द्वारा ही बनेगा, कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलेगा। तो फाइनली क्या है कि 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान इन फोर्स आता है और तब से लेके अभी तक कंटिन्यू वो चल रहा है, ठीक है। जब हमारा संविधान इन फोर्स आया था ना, तब की अगर हम बात करें तो उस समय की अगर हम आपसे बात करें तो उस समय क्या था, तो 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। 8 स्केड्यूल्स थे और कितने थे, 12 पार्ट में ये आपको दिखते थे। कितने पार्ट में, 12 पार्ट में 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 स्केड्यूल है। करेंटली आप देखोगे तो 448 प्लस आपको आर्टिकल्स दिखेंगे, 12 शेड्यूल्स दिखेंगे यहाँ पे, और 25 पार्ट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिखेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, एज ए सोसाइटी लोग चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं। तो चूंकि सिटीजन से ही देश चलता है ना, देश और सिटीजन दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं, दोनों अकेले नहीं चल सकते। और जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है तो कुछ चीज़ों में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और यही वजह है कि हमने इतने सारे अमेंडमेंट किए। और अभी फिलहाल 448 प्लस आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, 12 आपको शेड्यूल दिख रहे हैं और 25 पार्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और रिसेंटली हमने देखा था, हमने 106 अमेंडमेंट एक्ट किया था जिसमें विमेंस को रिजर्वेशन देने की हमने बात की थी, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल आज का सेशन, जिसमें हमने ये जाना कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे शुरू हुआ, कैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की इकोनॉमी जब लैप्स करती है तो उसके बाद उनके ऊपर एक बर्डन आ जाता है इंडिया का, और फाइनली धीरे धीरे हम क्या होते हैं कि आज़ाद भी हो जाते हैं, हमने एक अपना संविधान भी बना लिया। और इसका जो सबसे ज़्यादा श्रेय अभी भी जाता है वो जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जो कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जिसने संविधान को बनाने का काम किया, इसके हेड थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। और ये लक्ष्मीकांत वाला जो सीरीज हम लेके आए हैं इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर आप MCQ सॉल्व करवा रहे हो, लेकिन हमें थ्योरी एक्चुअल पता नहीं है, हमें हिस्ट्री पता नहीं है। तो हमने एक न्यू इनिशिएटिव लिया है, सपोर्ट कीजिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।